नमस्कार साथियों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम व रीट मेंस एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए लेकर आए हैं। तो साथियों, ये क्लास आज हमारी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करें और लाइक एवं शेयर भी करें। साथियों, अगर इससे पहले की क्लासेस आपको अगर पसंद आई हो तो कृपया अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। साथियों, आज हमारा टॉपिक है सर्वनाम। हिंदी भाषा में सर्वनाम टॉपिक पर आज हम अध्ययन करने वाले हैं। साथियों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 व रीट मेंस एग्जाम में हिंदी भाषा का अहम रोल रहने वाला है। तो साथियों, लगातार अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करते रहें और जुड़े रहिए हमारे साथ में। साथियों, सर्वनाम क्या है और इसका प्रयोग क्यों होता है? तो साथियों, भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता और पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। साथियों, सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है? सर्वनाम का प्रयोग भाषा में सुंदरता के लिए, सुंदरता, संक्षिप्तता व पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, बात समझ में आई कि भाषा में सुंदरता लाने के लिए, संक्षिप्तता लाने के लिए एवं पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम के नाम से हम जानते हैं। अर्थात सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ साथियों शब्द का नाम होता है। शब्द का नाम होता है। अर्थात सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ है वह क्या है? शब्द का नाम। तो साथियों, हम विस्तृत रूप से कह सकते हैं कि सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा के स्थान पर इसकी जो परिभाषा है वो हम इस प्रकार लिख सकते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इस प्रकार से साथियों ये हमारे सर्वनाम की परिभाषा स्पष्ट होती है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें कि सीता आज साला नहीं आई क्योंकि सीता बीमार है। क्या है कि हम एग्जाम्पल लेते हैं
कि सीता आज शाला नहीं आई, सीता आज शाला नहीं आई क्योंकि सीता बीमार है। सीता आज विद्यालय नहीं आई क्योंकि सीता बीमार है। सीता विद्यालय क्यों नहीं आई? क्योंकि सीता बीमार है। तो साथियों यहाँ पर सीता का बार बार यहाँ पर पुनरुक्ति हो रही है। सीता जो संज्ञा है, इस संज्ञा की क्या हो रही है? पुनरुक्ति हो रही है। क्या हो रही है? पुनरुक्ति यहाँ पर हो रही है, यानी दोबारा इसका प्रयोग हो रहा है। तो ये जो पुनरुक्ति दोष हमारी हिंदी भाषा में इसको पुनरुक्ति दोष के नाम से जाना जाता है। इससे बचने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। और साथियों आइए देखते हैं हम इस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग करके देखते हैं। सीता आज विद्यालय नहीं आई क्योंकि वह बीमार है। तो साथ ही यहाँ पर सीता के स्थान पर किसका प्रयोग हुआ? वह क्या है? सर्वनाम है। और इस वह सर्वनाम से वाक्य में जो पुनरुक्ति दोष है, इससे हमें यहाँ पर बच गए हैं। यानी कि सीता शब्द की जो बार बार पुनरुक्ति हो रही थी, उससे हम यहाँ पर बच गए हैं। और सीता शब्द के स्थान पर वह क्या है? वह सर्वनाम है। सर्वनाम का प्रयोग हम यहाँ पर कर दिया है। तो इससे वाक्य में सुंदरता आ जाती है, पुनरुक्ति दोष से बच सकते हैं और वाक्य में संक्षिप्तता आ जाती है। इसीलिए हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। तो साथियों ये सर्वनाम कौन कौन से है? जैसे मैं है, तुम, वह, इस, आप, उसका, हम, ये सब क्या है? सर्वनाम है। साथियों अब हम बात करते हैं सर्वनाम के भेदों के बारे में। ये हमारी परिभाषा है और इससे आगे हम बात करेंगे सर्वनाम के भेदों के बारे में। सर्वनाम के भेद। तो साथियों आप सभी को विदित है कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ये इस प्रकार से 6 सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों कौन कौन से होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा हमारा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा हमारा है संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छठा होता है हमारा निजवाचक सर्वनाम। तो साथियों इस प्रकार से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और इन 6 भेदों को हम अलग अलग रूप में पढ़ेंगे। साथियों इन्हीं सर्वनाम के 6 भेदों में से पुरुषवाचक सर्वनाम ऐसा भेद है जिसके 3 भेद होते हैं। उन्हें हम इसके पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। इन्हें हम किस किस नाम से जानते हैं? इन्हें हम
उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के नाम से जानते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और तीसरा होता है हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इस प्रकार से पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। तो साथियों, अब हम इन सर्वनाम के भेदों को बारी बारी से एक एक करते हुए अध्ययन करने वाले हैं। तो साथियों, आइए बने रहिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा लाई गई प्रत्येक क्लास का, बनाए गए प्रत्येक वीडियो का आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके और आपका अध्ययन इससे सुचारू रह सके। तो साथियों, आइए जानते हैं हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, कितने इसके प्रकार है और ये कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, बात की हमने कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरे की बात की हमने मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और तीसरा होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इस प्रकार से सर्वनाम का जो पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो साथियों, उत्तम पुरुष में मैं और हम आते हैं। मैं, हम, जैसे उदाहरण है मैं और हम, यानी इसके बारे में विस्तार से आगे हम जानेंगे। मध्यम पुरुष में तुम, आप है। मध्यम पुरुष में जैसे तुम और आप, और अन्य पुरुष में वह और वे। अन्य पुरुष में यानी अन्य व्यक्ति की दो के लिए ये प्रयोग में किया जाता है। तो साथियों, आइए पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में हम इसकी परिभाषा के बारे में जानते हैं। तो साथियों, पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा है जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले व जिसके विषय में कहा जाए के स्थान पर किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहाँ किया जाए? कहने वाले, सुनने वाले व जिसके विषय में कहा जाए के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम का, पुरुषवाचक सर्वनाम का। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाले, जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले व जिसके विषय में कहा जाए के स्थान पर किया जाता है। सुनने वाले वह जिसके विषय में कहा जाए के स्थान पर किया जाता है, वहाँ कौन सा सर्वनाम होता है? उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें हम कौन से सर्वनाम कहते हैं? उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस प्रकार से पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा है साथियों। और पुरुषवाचक सर्वनाम के जो 3 भेद हैं, उन तीनों भेदों को भी हम अलग अलग रूप से डिवाइड करते हुए यहाँ पर
पढ़ेंगे। तो साथियों, पुरुषवाचक सर्वनाम का जो पहला भेद है वो कौन सा है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो साथियों, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है कि बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग, जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो साथियों, यहाँ पर उत्तम पुरुष सर्वनाम की परिभाषा जो हो जाएगी वह हो जाएगी कि बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो साथियों, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए करता है। बोलने वाला व्यक्ति क्या करता है? अपने लिए उन सर्वनामों का प्रयोग करता है। जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और यह है जैसे मैं, हम सब और हम लोग। ये क्या है? बोलने वाला व्यक्ति इन सर्वनामों को अपने लिए प्रयोग करता है। जिसे उदाहरण है मैं, हम सब और हम लोग। ये किसके उदाहरण हैं? ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो साथियों, इस प्रकार से पुरुषवाचक सर्वनाम अपना कंप्लीट होता है। और अगला हमारा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आइए देखते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। साथियों, सर्वनाम का जो प्रथम भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसका हमने उत्तम पुरुषवाचक पढ़ लिया है। और मध्यम पुरुषवाचक अब दूसरा भेद हम पढ़ रहे हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो साथियों, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम वे होते हैं जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए या जिससे बातें की जाए, उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी जिस व्यक्ति के बारे में कुछ कहा जाए या जिससे बातें की जाए, यानी इसमें जो प्रश्न होता है वह सेकंड प्रश्न होता है, यानी जस्ट अपने सामने वाले व्यक्ति के बारे में हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो साथियों, इसकी परिभाषा को हम अपने शब्दों में इस प्रकार से बांधते हैं कि जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए या जिससे बातें की जाए। जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए, कुछ कहा जाए या जिसके बारे में या जिसके बारे में बात की जाए, अर्थात सुनने वाले व्यक्ति की या अपने सामने वाले के व्यक्ति में जिससे बातें की जाए, उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनामों को हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। हम कौन से सर्वनाम कहते हैं? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसके बारे में बात की जाए कि
नाम के बदले में प्रयोग होने वाले शब्दों को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। साथियों, जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए या जिसके बारे में बात की जाए, यानी हमारे जस्ट सामने वाला व्यक्ति जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वही क्या होता है, मध्यम पुरुष होता है। और मध्यम पुरुष जैसे तू, तुम, आप और आप लोग, आप सब, ये क्या है, मध्यम पुरुष के उदाहरण हैं। तू, तुम, आप इसके उदाहरण हैं। जैसे तू, तुम, आप सब और आप लोग, ये सब किसके उदाहरण हैं? ये सब मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। यानी ये कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? जस्ट अपने सामने वाले व्यक्ति की, यानी सुनने वाले व्यक्ति के बारे में जहाँ पर बात की जाए, वहाँ पर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो साथियों, इसी प्रकार से हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम का जो दूसरा भेद है मध्यम पुरुषवाचक, वो कंप्लीट होता है। और अगला हमारा भेद है इसका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो साथियों, आइए जानते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, कैसे करते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। तो साथियों, पुरुषवाचक सर्वनाम का नेक्स्ट जो भेद है वह है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो साथियों, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा हमें इसके नाम से ही ज्ञात हो रही है। यानी जिसके बारे में बात की जाए या कुछ लिखा जाए, उसके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक कहलाते हैं। यानी दो व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जहाँ पर बात कर रहे हो, वहाँ पर तीसरा व्यक्ति क्या होगा? अन्य पुरुष होगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। या जिसके बारे में बात की जाए या कुछ लिखा जाए, जिसके बारे में बात की जाए या कुछ लिखा जाए, अर्थात कहने वाले सुनने वाले को छोड़कर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की जाए, तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की जाए, तो वहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। बात की जाए तो वहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, इस प्रकार से हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। यानी दो व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जहाँ पर बात कर रहे हो, तो वहाँ पर प्रयोग होने वाले जो सर्वनाम शब्द है, उन सर्वनाम शब्दों को हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है जैसे वे लोग, वे सब, ये, यह और आप जैसे उदाहरण है हमारे पास में। जैसे वे लोग, ये, यह और आप, वे लोग, ये और यह, ये आदि। तो इस प्रकार से हमारा जो पुरुषवाचक सर्वनाम है साथियों, तो ये कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट हमारा
है निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी सर्वनामों के 6 भेदों में से हमने फर्स्ट जो भेद है इसका पुरुषवाचक सर्वनाम, उसको हमने आज कंप्लीट कर लिया है। और उसका नेक्स्ट भेद है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो साथियों आइए सर्वनाम के जो दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। साथियों सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। और नाम से ही साथियों हमें यहाँ पर पता पड़ रहा है कि निश्चय का बोध करवाता है। किसका बोध करवाता है? निश्चय का बोध करवाता है। जो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करते हैं। क्या? कि वे सर्वनाम शब्द जो निकटस्थ यानी पास के या दूरस्थ दूर के किसी निश्चित पदार्थ की ओर या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं, उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और निकट की वस्तुओं के लिए यह और ये सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है तथा दूर की वस्तुओं के लिए वह और वे का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। तो देखिए साथियों निश्चयवाचक सर्वनाम की हम परिभाषा लिखते हैं कि वे सर्वनाम शब्द जो सर्वनाम शब्द निकटस्थ या दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर पदार्थ की निश्चितता का बोध कराते हैं। पदार्थ की निश्चितता का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चित होने का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो साथियों यह है हमारी निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा कि जो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चितता का बोध कराते हैं उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चय होने का या निश्चित होने का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो साथियों ये निकट के लिए और निकटस्थता के लिए और दूरस्थता के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो साथियों निकटता के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, निकटता के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह है यह और वह है, यह और वह है। और दूरस्थता के लिए यह और ये तथा दूरस्थ के लिए वह और वे। दूरस्थ के लिए दूरस्थ स्थित वस्तु या व्यक्ति के लिए वह और वे सर्वनामों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है।
तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा? साथियों, क्लास अच्छी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राम राम।